वेलकम यू ऑल इन द CUET UG एंड PG पोल साइंस क्लासेस। यहाँ पर हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, जिसमें कि PYQs हम सॉल्व करवाएंगे और जितने क्वेश्चंस आपको दे सकें विल ट्राई, और जितनी डिटेल्स हो सके हर एक क्वेश्चंस में, ताकि जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँच सके। दैट इज़ व्हाट आवर मोटो इज़। तो बिना डिले किए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। In which year was the concept of first past the post as a form of electoral system adopted in the Indian subcontinent? तो भारतीय उपमहाद्वीप पे पहली बार FPTP सिस्टम कब यूज़ किया गया? तो द आंसर विल बी 1919। ठीक है, 1919 में ये चीज़ लागू की गई FPTP। आपको पता है कि जो वोटिंग राइट्स थे, वोटिंग राइट्स सभी के पास नहीं होते थे उस टाइम। वोटिंग राइट्स वर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके पास एजुकेशन वगैरह ठीक हो और प्रॉपर्टी ज़्यादा हो, वेल्थ हो, उन चीज़ों पर बेस्ड था, और तभी लोगों को वोटिंग राइट्स थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सिर्फ आज़ादी के बाद जो है कि लागू किया गया है। तो वहाँ पर FPTP सिस्टम लाया गया, बट दैट वाज लिमिटेड। और कहाँ पर? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेवल पे। बाई कैमरलिज्म भी स्टार्ट हुआ कब? 1919 के इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से। ठीक है, मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। बाकी FPTP सिस्टम में क्या होता है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो जिसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स जिसने भी पाए, जिसको भी मिले, वो विनर घोषित हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स। 50% इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, 50% की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम जब यहाँ पर हमारे 1919 लिखा हुआ है, तो लेट्स रीड आउट सम 1909 एक्ट एज वेल एज 1919 एक्ट, जो उसकी भी कुछ डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है 1909 में क्या आता है? मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आते हैं। इंडियन काउंसिल्स एक्ट भी बोला जाता है, और इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ किया जा रहा था। किस चीज़ में? गवर्नेंस में। ठीक है, नेम्ड आफ्टर, अब ये जॉन मॉर्ले जो थे वो क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वायसराय लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोला जाता है। वाई? बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। कहीं ना कहीं कम्युनल डिवीज़न को इंक्रीज़ करने की कोशिशें की गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ की फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को एक्सपैंड किया गया, जो नंबर ऑफ मेंबर्स थे उनको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंक्रीज़ किया गया। साथ ही साथ जो स्टेट में थे, जिन्हें प्रोविंशियल काउंसिल्स कह रहे हैं, उन्हें वहाँ पर भी नंबर इंक्रीज़ किया गया। इंडियन पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव काउंसिल हर जगह। और भारत के जो पहले मेंबर बने वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ये आप याद रख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, कि सत्येंद्र नाथ सिन्हा वॉज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, इसके अलावा सारी चीज़ें की गई, बट पावर्स वर वेरी लिमिटेड। ठीक है, ओवरऑल पावर किसके पास था? ब्रिटिश के पास था। ये मेंबर्स बस इंक्रीज़ किए जा रहे थे, बट पावर्स उतनी नहीं दी जा रही थी। एडवाइजरी रोल था इनका। ठीक है, इलेक्शंस जो इंट्रोड्यूस किए, जहाँ पर आप कह सकते हो कि FPTP सिस्टम का यूज़ शुरू हो गया, दैट वाज इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो FPTP सिस्टम है, इट वाज इन 1990। 1909 में आप देखोगे तो इलेक्टिव एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं। लोकल बॉडीज इलेक्टेड एन इलेक्टोरल कॉलेज, फिर वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटर्स, और फिर वो अल्टीमेटली किसको सेलेक्ट करेंगे? सेंट्रल लेजिस्लेचर को। पर यही चीज़ जब 1919 में हम देखते हैं, तो विल हैव FPTP सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसको बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस्ड डायरकी, डुअल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल लेवल पे इंडियन पार्टिसिपेशन और इंक्रीज़ किया गया। ठीक है, सेल्फ रूल की डिमांड हो ही रही थी उस टाइम। नाउ 1918 की रिपोर्ट, एडविन मॉन्टेक की रिपोर्ट और चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के बेसिस पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी लेके आया गया। बाई कैमरल मतलब लोअर हाउस अपर हाउस। ठीक है, फ्रेंचाइजी यानी जितने लोग वोट डाल सकते हैं उनकी संख्या इंक्रीज़ की गई। ट्रांसफर्ड की प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को इलेक्टेड मिनिस्टर्स को ट्रांसफ़र किया गया। अब देख लेते हैं कुछ की प्रोविजंस। एक तो डायर की, यानी प्रोविंशियल लेवल पे द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, कि 2 लेवल पे पावर्स वर डिवाइडेड। ठीक है, दूसरा सेंट्रल लेजिस्लेचर रिफॉर्म में
क्या किया गया, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जैसे आज राज्यसभा लोकसभा है तो वो चीज़ स्टार्ट हो गई, काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अब बनी है तो यहाँ चुनाव भी होगा, इलेक्शंस भी होंगे, ठीक है। साथ ही साथ इंडियन पार्टिसिपेशन, जो हमने देखा सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो पहले थे, अब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 में से 3 मेंबर क्या हो गए, इंडियन हो गए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम तक था 1909 में, ध्यान रखना। अब क्या हुआ, इन्होंने और ज़्यादा उसको एक्सटेंड करके सिखों को दिया, इंडियन क्रिश्चियंस को दिया, एंग्लो इंडियंस को दिया और यूरोपियंस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया। फ्रेंचाइजी वॉज लिमिटेड, ठीक है, वोटिंग राइट्स एक्सटेंड जरूर हुए बट स्टिल इट वॉज लिमिटेड, इट वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू प्रॉपर्टी, 1 सेकेंड, प्रॉपर्टी ओनरशिप और एजुकेशन पे बेस्ड थे, जैसा हमने पहले देखा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी और 1919 में पहली बार FPTP सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस लोगो बिलोंग्स टू विच पार्टी, ये लोगो जो है वो किस पार्टी का है, तो ये लोगो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। और ये कब से कब तक था, ये इनके पास इनिशियली जब 1952 में जब पहले इलेक्शंस कंप्लीट हुए थे तो उस टाइम ये जो टू बुल्स का लोगो है यही था, ठीक है। जो पाम वाला है जो आज यूज़ करती है कांग्रेस, वो 1978 में उनको मिला था और उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, ठीक है। इसकी डिटेल्स थोड़ी सी देख लेते हैं, ये रही डिटेल्स कि 1951 से 69 तक 2 बुल्स विद योक ऑन, तो ये 2 बुल्स है और इनके सर पे ये जो योक है, ठीक है। द कांग्रेस वॉज रिप्रेजेंटेड बाई पेयर ऑफ बुलॉक्स और ऑक्सन पुलिंग अ योक, ठीक है। अब काऊ एंड काफ, अब बाद में 1969 में क्या होता है, इंदिरा गांधी जी को निकाल दिया जाता है तो वो एक अलग पार्टी बनाती हैं और जिसको INC रिक्विजनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उनको काऊ एंड काफ का जो सिंबल है वो यूज़ करती हैं, कब तक, 1977 तक, और उसके बाद फिर उनको सिंबल ये वाला मिल जाता है, ठीक है। तो 1978 से लेके अभी तक सेम सिंबल दे आर यूजिंग। और द इंडियन नेशनल कांग्रेस लेड बाय इंदिरा गांधी एडॉप्टेड द हैंड सिंबल कब, 1978 में। पार्टी के स्प्लिट, फॉलोइंग द पार्टी स्प्लिट इन 1978 द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या रिकॉग्नाइज किया कि INC जो रिक्विजनिस्ट है, यानी जो इंदिरा गांधी जिसमें थी, दैट वाज उनके लिए फाइनलाइज किया हैंड सिंबल फॉर देम, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अ स्टेटमेंट, tomorrow we shall be free from the slavery of the British domination, but at midnight India will be partitioned। तो भारत का विभाजन हो रहा है, स्लेवरी से ख़त्म हो रहा है भारत की ब्रिटिश डोमिनेशन से, ठीक है। टुमारो विल दस बी डे ऑफ रीजॉइसिंग, खुशी का दिन है, एज वेल एज डे ऑफ मोर्निंग, दुखी का भी दिन है। तो दुख का भी दिन है, खुशी का भी दिन है, वाई, क्योंकि एक तो हम बार आज़ाद हो रहे हैं तो रीजॉइसिंग, लेकिन विभाजन भी हो रहा है, वी आर बीइंग डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट नेशंस, दैट इज़ वाई दुख का भी दिन है। दिस वॉज टोल्ड बाय महात्मा गांधी ने कहा था ये 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं जो आज के हैं और ये जो अर्लियर स्टेट्स थे जहाँ से वो निकल के बने हैं, ठीक है। जैसे गुजरात बना 1960 में, कहाँ से अलग होके, बॉम्बे से, ठीक है। तो बॉम्बे। हरियाणा 1966 में बना, कहाँ से अलग होके, पंजाब से। मेघालय असम से, ठीक है। 1972 में फुली फ्लेजेड स्टेट बन गया और ये 2000 में, ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो गुजराती स्पीकिंग एरियाज़ थे, कहाँ, बॉम्बे स्टेट में, वहाँ पर एक मूवमेंट चालू हो गया, दैट वाज कॉल्ड महागुजरात मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। उनको सेपरेट स्टेट चाहिए था, इस वजह से 1960 में बॉम्बे स्टेट डिवाइड हुआ महाराष्ट्र और गुजरात में 1 मई 1960 को, सेटिस्फाइंग द डिमांड्स ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। हरियाणा अगेन 1966 में 17th स्टेट बना ये इंडिया का। कहाँ से अलग हुआ, अगेन हरियाणा में हिंदी, पंजाब में पंजाबी। एक चीज़ आप याद रख सकते हो कि सरदार हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशन पे पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जाता है और ये स्टेट अलग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मेघालय की बात करते हैं तो फुली फ्लेजेड स्टेट 1972 में बनता है। यहाँ 3 ट्राइब्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया, और 3 हिल्स भी हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो इन्हें इनके एस्पिरेशंस को फुलफ़िल करने के लिए पहले तो एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में विद इन असम बनाया जाता है 1970 में, ठीक है।
किसके बाद? असम रीऑर्गेनाइजेशन, मेघालय एक्ट 1969 के बाद एक ऑटोनोमस स्टेट बनाते हैं और 1972 में फुली फ्लेजेड स्टेट बना देते हैं। छत्तीसगढ़ बनता है 2000 में, 26th स्टेट ऑफ इंडिया था। ठीक है, यहाँ पर 16 छत्तीसगढ़ी स्पीकिंग साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स थे मध्य प्रदेश के, जिसको अलग किया गया। 2000 में और कौन कौन बना? यूके फ्रॉम यूपी एंड झारखंड। ठीक है, झारखंड बना बिहार से। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। PC Mahalanobis is focused on which aspects of the Indian economy during the framing of the second 5-year plan? तो second 5-year plan कब से कब तक था? 1956 से 61। ठीक है, इनका कोशिश ये जो था डैम और इरिगेशन, ये फर्स्ट वाले में था एंड दिस वाज इन सेकंड। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एक्टिव रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर जो स्टील इंडस्ट्रीज थी, सरकारी स्टील इंडस्ट्री, उसको इंक्रीज़ किया गया, उसमें कैपिटल झोंका गया और नए जो प्लांट्स थे उनको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई और बनाया भी गया। जैसे राउरकेला में, भिलाई में स्टील प्लांट्स बने, पावर प्लांट्स बने। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। फर्स्ट 5-year प्लान की बात अगर हम करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी अप्रोच इनिशियली थी। स्टेट इंटरवेंशन उसमें दिया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, ताकि देश ठीक से चल पाए। नाउ एग्रीकल्चर पे फोकस था, इरिगेशन पे, फूड सिक्योरिटी पे। साथ ही साथ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट कहाँ किए गए? रिवर मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में, मतलब डैम बनाए गए, भाखड़ा नांगल, दामोदर वैली, हीराकुंड, ये सारे अलग अलग डैम बनाए गए। किस मॉडल पे बेस्ड था ये आप याद रखना। जैसे PC महालानोबिस फॉर सेकंड 5-year प्लान, हैरोल्ड मॉडल फॉर फर्स्ट 5-year प्लान। ठीक है, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन पे स्ट्रेस किया जाता है, हायर सेविंग्स पे, इन्वेस्टमेंट में। 5 IITs को भी इस्टेब्लिश किया गया। सेकंड में क्या हुआ? एग्रीकल्चर से उठ के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस आ गया कि हाँ भाई अब इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ेंगी, हैवी एंड कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, इनका फोकस क्या था? लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कैपेसिटी ओवर शॉर्ट टर्म कंजम्पशन। शॉर्ट टर्म कंजम्पशन मतलब कम समय में हम कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं पर हमारी कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही है, तो उसके बजाय हम कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा उसका। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जैसे स्टील सेक्टर में, पावर में, मशीन टूल्स में, इन पे जोर दिया गया, इनके डेवलपमेंट पे, और इसी के बेस पे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर वगैरह में स्टील प्लांट्स इस्टेब्लिश होते हैं और इसे इसीलिए फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडिया भी कहा जाता है। देखो ये सारे प्लान्स हैं अलग अलग, इसमें 3 टाइम ऐसे आते हैं। एक तो 1966 to 69 प्लान हॉलीडेज थे, 5-year प्लान नहीं था इस टाइम। ठीक है, क्योंकि हमारे 2 वॉर हो चुके थे, इंडो पाक एंड इंडो चाइना, ड्यूरिंग द थर्ड 5-year प्लान, जिस वजह से स्थिति ठीक नहीं थी तो प्लान हॉलीडेज आए। ठीक है, उसके बाद 19 इमरजेंसी के तुरंत बाद क्या आता है? जनता सरकार बनती है। ठीक है, जनता गवर्नमेंट, जनता पार्टी, मोरारजी देसाई PM बनते हैं और रोलिंग प्लान आते हैं 1-1 साल के। ठीक है, उसके बाद अगेन एनुअल प्लान्स होते हैं 1990 से 92। इस टाइम भी 1990 से 92 में बिफोर द LPG रिफॉर्म्स ये एनुअल प्लान्स आते हैं, और 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ जाते हैं तो उसके बाद 1992 से नॉर्मली फिर से 5-year प्लान चलने लगते हैं। ठीक है, और ये ख़त्म कहाँ होता है? 12th 5-year प्लान के इन बिटवीन नीति आयोग का गठन होता है ड्यूरिंग द मोदी गवर्नमेंट, और यहाँ पर रिप्लेस कर लेता है नीति आयोग किसको? प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, तो ये आप 3 याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको 5 ईयर्स का क्लियर होगा। ठीक है, एक तो प्लान हॉलीडे 66 to 69, 78 to 80 रोलिंग प्लान एंड 1992 वाज एनुअल प्लान्स। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज डिराइव्ड। प्लानिंग आपको पता है कि जो सेंट्रल लेवल प्लानिंग है, ठीक है, सेंट्रल लेवल प्लानिंग सबसे पहले शुरू होती है सोवियत यूनियन में, USSR में। ठीक है, यहाँ पर स्टालिन जो कि वहाँ के प्रीमियर थे आफ्टर लेनिन, 1928 में ही स्टार्टेड द सेंट्रलाइज्ड लेवल प्लानिंग, और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए इंडिया ने भी इसको अडॉप्ट किया। ठीक है, नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको एग्रीमेंट्स देखने हैं। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर होता है पंचशील एग्रीमेंट 1954 में, किसके बीच में? इंडो चाइना। ठीक है, पंचशील समझौता। ताशकंद एग्रीमेंट होता है आफ्टर द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965 में, जिसमें कि लाल बहादुर शास्त्री और आयूब खान, ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान की राजधानी, दैट वाज द पार्ट ऑफ द देन USSR। ठीक, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 में। ठीक है, ड्यूरिंग द वॉर हो रही होती है हमारे इंडिया पाकिस्तान की, बांग्लादेश आज़ाद होने वाला होता है, तो उसी के दौरान 1971 में ये होता है। शिमला एग्रीमेंट जस्ट इसके बाद 1972 में, जब वॉर हार जाता है पाकिस्तान तो उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है। ठीक, इसकी डिटेल्स थोड़ी देखते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट देखो, सबसे पहले तो
ऑपरेशन जिब्राल्टर स्टार्ट करता है पाकिस्तान, जो अटैक स्टार्ट होता है वो ऑपरेशन जिब्राल्टर से होता है। ये एक कोशिश थी उनकी कि कश्मीर को कैप्चर कर लें, कैसे इन्फिल्ट्रेट कर दें, ठीक है, लोकल्स बना के कि हाँ भाई लोकल लोगों ने तो वो कर दिया है, विद्रोह कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, विफल रहे इसमें, फेल हो गया ऑपरेशन जिब्राल्टर। लेकिन एक खतरा जरूर रहता था उस टाइम, क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था, तो हमेशा एक खतरा बना रहता था कि कहीं सुपर पावर्स इन्वॉल्व ना हो जाए। तो सभी ने मीडिएट किया और यूएसएसआर के मीडिएशन से फाइनली लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद आयूब खान ने साइन किया रिस्टोर पीस और रीबिल्ड डिप्लोमेटिक टाइज को, ठीक है, 1966 में ताशकंद में, उज्बेकिस्तान की राजधानी में, उस टाइम यूएसएसआर का हिस्सा था वो। पंचशील एग्रीमेंट की बात करें तो अप्रैल 1954 में हुआ। 5 पॉइंट एग्रीमेंट था। ये कौन कौन से 5 पॉइंट थे? एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ठीक है, एक दूसरे की जो संप्रभुता है उसकी इज्जत करोगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पे हमला नहीं करने का। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। और एक दूसरे की इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट पे फोकस करोगे। और पीसफुल को एग्जिस्टेंस, साथ में रहोगे लेकिन को एग्जिस्ट ज़रूर करोगे बट पीसफुली को एग्जिस्ट करोगे। तो ये पंचशील एग्रीमेंट हुआ था, बट इसको वायलेट करते हुए चाइना ने अटैक किया इंडिया पे, एंड वी ऑल नो द हिस्ट्री। 1971 की ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएसएसआर ऑन द August 9, 1971 इन न्यू दिल्ली। लैंडमार्क 20 ईयर पैक्ट था, 20 साल के लिए संधि हुई थी, ठीक है। म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान, ठीक है। एक कहीं ना कहीं अब नॉन अलाइनमेंट के जो हम हिस्से थे वहाँ से थोड़ा सा एक शिफ्ट नज़र आता है कि हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत उस टाइम पड़ी, क्योंकि अदरवाइज बोथ यूएस एंड चाइना वर बीइंग इन्वॉल्व विद पाकिस्तान। उनके लिए एक डिटरेंट का रूप में यूज़ हुआ ये जो ट्रीटी थी, ठीक है। इसको साइन किसने किया? सोवियत फॉरेन मिनिस्टर ग्रोमिको और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह ने, ठीक है। इस टाइम कौन था? इंदिरा गांधी पीएम थी, लियोनिड ब्रेजनेव यूएसएसआर के प्रीमियर थे, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट कब होता है? 2 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इस टाइम एलओसी भी फिक्स हो जाती है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल था बिटवीन द पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड द इंडिया कंट्रोल्ड जम्मू एंड कश्मीर जो बोलते हैं, जिसमें जो लाइन बनी हुई है उनके बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल, दैट वाज फॉर्मली फॉर्म्ड ऑन 2 जुलाई 1972 ड्यूरिंग द शिमला एग्रीमेंट, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑफ 1955 इज ऑल्सो पावर। देखो शिमला एग्रीमेंट आप देख चुके, ताशकंद देख चुके, तो अगर आप गेस वर्क भी करोगे तो ये दोनों तो होंगे नहीं। बच गया बांडुंग कॉन्फ्रेंस और पेरिस अकॉर्ड। अब पेरिस अकॉर्ड होता है 2015 में, ठीक है, क्लाइमेट से रिलेटेड है। बांडुंग कॉन्फ्रेंस होता है 1955 में, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट हमने अभी कब पढ़ा? 1972 में, ठीक है। और ताशकंद एग्रीमेंट हमने पढ़ा 1966 में। तो इसकी भी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं। तो पहला एशियन अफ्रीकन था जिसमें कि 29 कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। आप देखोगे तो 1/4 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस, इतना एरिया था उन 29 देशों का जो वहाँ पर सम्मेलन का हिस्सा बने, ठीक है। 1955 में होता है बांडुंग में। बांडुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में है बांडुंग, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं नैम जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है उसकी भी एक तरीके की जो प्रिंसिपल्स थे वो डिस्कस हो चुके थे, ठीक है। किया किसने? बर्मा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड श्रीलंका, एंड कोऑर्डिनेटेड बाय रुसलन अब्दुल गनी। ये कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर थे। कहाँ के? सेक्रेटरी जनरल ऑफ द इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। इससे पहले एक बोगोर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस से पहले हुई थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? नॉन अलाइंड मूवमेंट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, उसके फाउंडेशंस हो गए, ठीक है, मतलब कि अब होगा नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट का क्या मतलब है? जो दो सुपर पावर्स थे, यूएसएसआर और यूएसए, उनसे दूरी बना के रखना, ठीक है, उनसे अलग रखना। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज व्हाट दे वर डूइंग, ईदर दे वर पार्ट ऑफ यूएसए ग्रुप और दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, ठीक है। तो वहाँ पर नॉन अलाइंड, आप किसी भी तरफ अलाइंड नहीं हो, उस मूवमेंट की स्टार्टिंग होती है। कॉन्फ्रेंस एफ्रो एशियन। बाकी क्या होगा? इकोनॉमिक और कल्चरल कोऑपरेशन होगा देशों में। कॉलोनियलिज्म का विरोध करोगे, क्योंकि सभी देश अभी अभी आज़ाद हुए थे ये सारे, न्यू कॉलोनियलिज्म का विरोध करोगे। और इसके बाद नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है कि 1961 में इसकी पहली समिट होती है, ठीक है। कब होती है? 1961 में। कहाँ होती है? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। अब कौन? ये 5 नाम आपको याद रखने होंगे, ठीक है। किसको? यूगोस्लाविया के टीटो, इंडिया के नेहरू, इजिप्ट के नासिर,
घाना के क्रूमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो, इन लोगों ने कहीं ना कहीं, इन लीडर्स ने ही नैम को इनिशिएट किया था। और पहला समिट कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में। ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है। कब? 2015 में अडॉप्ट की। 195 देश थे इसमें एट COP21। ठीक है। टू लिमिट, किसको लिमिट करना था? ग्लोबल वार्मिंग को, ताकि वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल, प्री इंडस्ट्रियल मतलब देखो 1750 और 1800 के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन जो फैला था, उसकी वजह से धीरे धीरे होते होते ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया। तो उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे ले जाने की कोशिश करनी है, और उसी के लिए एग्रीमेंट हुआ था पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, पेरिस एकॉर्ड भी बोलते हैं जिसको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो द स्टूडेंट्स एजिटेशन इन गुजरात अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन, इंडो पाकिस्तान वॉर। इंडो पाकिस्तान वॉर आपको पता है 1971 हो गया। और बाकी सारी चीज़ें, ये जो है नक्सल जो है वो स्टार्ट होता है 1967 में। और बाकी सब जैसे गुजरात, ये होता है जनवरी 1974 में। इससे इंस्पायर होके बिहार में मार्च 1974 में, और उसके बाद फिर मई के आसपास 1974 में ही रेलवे स्ट्राइक भी होती है। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम देखते हैं ज़रा। देखो, सबसे पहले नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी जो है कि एक स्मॉल विलेज है। यहाँ पर ये चीज़ लोकल पीजेंट्स जो हैं, इन्हें लीड कौन करता है? चारू मजूमदार और कानू सान्याल। करते क्या है ये? आर्म्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब अब बंदूक के नोक पे हम अपनी ज़मीनें वापस लेंगे। ये इनका जो है कि मोटो था। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स की वजह से किसानों की हालत ख़राब थी, तो उसको ठीक करने के लिए व्हाट दे वांटेड टू डू इज़ आर्म्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। और यहीं से नक्सलाइट मूवमेंट इंडिया में चालू हो जाता है, जो आज भी ख़त्म नहीं हो पाया है, बट मोस्ट प्रोबेबली 2027-28 तक ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा 1971 का जो इंडो पाकिस्तान वॉर है, देखो ऑपरेशन सर्च लाइट करता है, कौन करता है? पाकिस्तान करता है। कहाँ करेगा? ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ पर। ठीक है। उसकी वजह से मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज भारत भागते हैं, और भारत को मिलिटरीली इन्वॉल्व होना पड़ता है, जिसमें कि पाकिस्तान के ऊपर डिसाइसिव विक्ट्री हमारी होती है, और बांग्लादेश नया देश बन जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस हो जाता है। मैसिव डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री ड्राइव फॉर इंदिरा गांधी। ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ वॉर तो था ही इंडियन इकोनॉमी पे स्ट्रेन, बट स्टिल दैट हैपेंड। तो आपको दो ऑपरेशन दिखे, एक ऑपरेशन जिब्राल्टर। ठीक है, जिब्राल्टर ऑपरेशन कब किया पाकिस्तान ने? कश्मीर में किया। कब? 1965 में। और उसके बाद वो हार गए। अगेन ऑपरेशन सर्च लाइट कहाँ किया? यहाँ पर बांग्लादेश, जो कि ईस्ट पाकिस्तान था उस टाइम, और वहाँ पर भी वो फेल हो गए। अब गुजरात स्टूडेंट्स का एजिटेशन देखते हैं, तो इसको नवनिर्माण मूवमेंट भी बोलते हैं। हुआ कैसे? इंजीनियरिंग कॉलेज में फूड बिल्स यानी मेस के जो बिल थे वो अचानक से बहुत ज़्यादा कर दिए गए। इसका विरोध हुआ। ये विरोध इतना बढ़ गया कि स्टेट वाइड प्रोटेस्ट होने लगा करप्शन और हाई इन्फ्लेशन को लेके, और इसकी वजह से फाइनली इवेंचुअली रेजिग्नेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली। मतलब इतना बड़ा ये एजिटेशन बन गया, एक कॉलेज से स्टार्ट होकर पूरे राज्य में फैल गया कि वहाँ की सरकार को हटना पड़ा। ठीक है, डिसोल्यूशन हो गया। अब यहाँ से इंस्पायर होके मार्च 1974 में जो बिहार के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन एंड फूड स्केर्सिटी, इन मुद्दों पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने किसको इनवाइट किया? जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लीड करने के लिए बुलाया। और ये जो टोटल रिवॉल्यूशन का जो नारा दिया है, किसने दिया है? जयप्रकाश नारायण। ये UGC नेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि टोटल रिवॉल्यूशन का कॉल किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से नेशनल मूवमेंट में बदल गया था इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ। ठीक है। आखिरी जो है यहाँ पर नेशन वाइड रेलवे स्ट्राइक, ये मई 1974 में होती है। इसको कौन लीड करता है? जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो 1999 से 2004 थी, इसमें ये सेंट्रल मिनिस्टर भी बनते हैं। तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 3 वीक तक चला, और इनके खिलाफ काफ़ी कड़े एक्शंस लिए सरकार ने, जो स्ट्राइक कर रहे थे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द इंडियन प्रेसिडेंट हु प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी 1975। तो देखो, अगर आप यहाँ से एलिमिनेशन भी देखोगे तो राजेंद्र प्रसाद हो नहीं सकते, पहले थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ये तो प्रधानमंत्री थे, होने ही नहीं है। अब बच गए आपके पास दो। तो जो VV गिरी थे वो 1974 तक थे, और ये आते हैं 1974 में, रहते हैं 77 तक। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ही थे वो जिन्होंने इमरजेंसी प्रोक्लेम की ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
ये कब से कब तक थे? 1950 से 62 तक थे। ठीक है, ओके। तो आज आपने 10 क्वेश्चन देखे, लेकिन 10 क्वेश्चंस में आपने जितनी डिटेल हो सकती थी वी ट्राइड एंड वी प्रोवाइडेड। ठीक है, अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, विल कंप्लीट अगेन 10 क्वेश्चंस इन डिटेल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।